Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss MEG5, and you can guess as usual. I have made the slides, and we are going to cover today, which is Block 3 Romantic Criticism, which is from slide 105 to 127. I am going to share all these slides with you, so you can check over there for the notes and everything. Also, you can take screenshots alternatively if that works for you. Yes, so let's start with MEG5 का ब्लॉक 3 विच इज़ रोमांटिक क्रिटिसिज्म। पिछले वाले वीडियो में हमने ब्लॉक 2 जो है वो ख़त्म किया था। आज जो है हम ब्लॉक 3 के चारों यूनिट्स एक साथ ख़त्म करेंगे। एज़ यूजुअल मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो हैं इस यूनिट के इस ब्लॉक के सारे दूँगी। सो इस बार मैंने थोड़ा-सा कुछ अलग किया है कि मैंने जो है हर यूनिट के बाद भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे कि ये हर यूनिट के बाद, और उसके अलावा ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चंस एक साथ जो है यहाँ पे आपके लिए ऐड करके रखे हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट, आई होप कि आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो अपने अच्छे से लिख के आ सकते हैं। मैंने सिर्फ पीपीटी का यूज़ ही नहीं किया है, ये इसमें आपको क्विक में शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे सारे जो भी हैं, बट इसके साथ ही जो है मैंने इग्नू की बुक्स से जो भी है नोट्स बनाए हुए हैं, ये सारे चारों यूनिट्स आप देख सकते हैं मैंने कवर किए हैं। हर जगह मैंने चीज़ें हाईलाइट की है, जिससे कि आप भी जो है वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसके ऊपर मार्क किया है, कुछ वीआईपी है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो जैसे कि ये, तो मैंने उसको भी मार्क किया है। सो ब्लॉक 3 रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो है आई वुड से कंपैरेटिवली ईज़ी है बाकी ब्लॉक से, उतना लेंथी भी नहीं है, सिर्फ 4 यूनिट्स हैं इन टोटल, उसमें से भी लास्ट की जो 2 यूनिट्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं, एंड दिस इज़ व्हाई आई वुड से कि काफ़ी फ़ेवरेट ब्लॉक हुआ है ये मेरा अभी तक का। सो यूनिट 1 जो है वो है रोमांटिसिज्म के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। क्या है रोमांटिसिज्म, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी उसकी, क्या हुआ उसके बाद हम आते हैं सेकंड यूनिट पे, जिसमें कि हम वर्ड्सवर्थ के प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। वर्ड्सवर्थ की खुद की क्या जो थी एनालॉजी थी, वो क्या मानते थे रोमांटिसिज्म को, क्यों ज़रूरी मानते थे, उनका डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म क्या था, ये हम देखेंगे। फिर यूनिट 3 में हम देखेंगे कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, और उसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट में पीबी शैली का अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, और उसमें क्या-क्या चीज़ें उन्होंने लिखी, और व्हाट इज़ हिज प्रिंसिपल्स, राइट, वो क्या पोएट्री को मानते हैं। दीज 3 पीपल, दैट इज़ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड पीबी शैली, जो है ये सभी रोमांटिक पोएट्स थे। हमने और भी रोमांटिक पोएट्स के बारे में MEG 1 में पढ़ा है, पूरा एक रोमांटिक पोएट्स का पूरा ब्लॉक था, उसमें हमने कीट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा है। बट इस बार जो है हम MEG 5 में इन तीनों को कवर करेंगे। सो मैं क्या करूँगी, पहले जो है आपको इग्नू की बुक्स में से क्विकली पढ़ाऊँगी, और फिर उसके बाद जो है हम हमारे नोट्स में से कंटिन्यू करेंगे, उसको रिवाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रोमांटिसिज़्म है वो कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो 1790 में जर्मनी एंड ब्रिटेन से जो है जनरली एक रोमांटिक मूवमेंट है जिसका शुरुआत हुआ था, जिसे कि रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक रिवाइवल भी कहते हैं। इट वाज़ मेनली बिकॉज़ ऑगस्टन पीरियड जो था, इसके पहले वाला जो पीरियड था वो ऑगस्टन पीरियड था, और वहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं मिल रही थी। इट वाज़ वेरी मच मैकेनिकल, इम्पर्सनल एंड आर्टिफिशियल, कि रूल्स बना दिए हैं, ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। तो अब आर्ट में तो ऐसा नहीं होता ना, आर्ट में तो रूल्स नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए उनको ज़रूरत पड़ी, जब किसी एक चीज़ की अति हो जाती है ना, तो दूसरी चीज़ को आना ही पड़ता है उसको बदलने के लिए। So the new preoccupations came to be sincerity, spontaneity and originality, right? ऑगस्टिन एज में क्या हो गया था, मैकेनिकल, इम्पर्सनल एंड आर्टिफिशियल, तो अब नया क्या हो गया, सिंसियरिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड ओरिजिनलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है अभी तक। हम नीचे और आते हैं। अब देखिए, क्योंकि आप एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं पूरा पूरा रीड करने नहीं बैठूंगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो मार्क किया है। इफ़ यू हैव टाइम एंड इनफ टाइम, अगर आपका एग्जाम अगले साल है, तो आप बिल्कुल आराम से बैठ के सब कुछ रीड कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चीज़ें सीखने भी मिलेंगी। बट अभी जो है हम क्विक जो ज़रूरी है उतना कवर करते हैं, जो आप चीज़ें एग्जाम में लिख सकें। जैसे कि अगर रोमांटिसिज्म ही डिफाइन करने के लिए आया, विच इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि बहुत बार आता है एग्जाम में, कि रोमांटिसिज्म के बारे में बताइए। पर ये रोमांटिसिज्म पे तो आपको पता तो होना चाहिए, रोमांटिसिज्म कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी, क्या उसके बेसिक रूल्स थे, राइट। तो सबके लिए जो है आप उसको यहाँ रेफर कर सकते हैं। तो रोमांटिसिज्म का बेसिक एक ही रूल है, विच इज अफर्मेशन ऑफ द वर्थ ऑफ द कॉमन मैन एंड इट लीड्स टू द अफर्मेशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, की जो कॉमन इंसान है, पहले क्या होता था कि पोएट जो है वो भगवान है, पोएट तो हर कोई नहीं हो सकता। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि भाई जो जैसे पेड़ में पत्ते उगते हैं, वैसे जो पोएट है उसके अंदर से पोएट्री आती है, तो फिर आपके ऊपर किसी देवी का आशीर्वाद होना चाहिए, तभी आप पोएट्री लिख सकते हो, हर किसी की बस की तो बात नहीं है। तो ऐसा ना करते हुए उन्होंने क्या बोला है कि कॉमन मैन है वो इम्पोर्टेंट है,
और जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, भाईचारा जो है, हमें इस पे फोकस करना है, दैट इज योर रोमांटिसिज्म. Romanticism was something altogether new. In fact, the romantic impulse has always existed side by side with another impulse termed as the classical impulse. अब वो क्या कह रहे हैं कि रोमांटिसिज्म एक्चुअली कुछ नया नहीं है, हमेशा ये क्लासिकल इम्पल्स के साथ साइड बाय साइड था, लेकिन इट वॉज द अदर रियलिटी. जैसे कि बॉलीवुड में एक तरफ मेन स्ट्रीम मूवीज बनती रहती हैं और दूसरी तरफ हमारी आर्ट फिल्में बनती रहती है. दे बोथ को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, लेकिन हम एक ऑफ कोर्स एक को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है और दूसरे को सिर्फ मोस्टली क्रिटिकल एक्लेमेशन मिलते हैं. तो रोमांटिसिज्म के लिए भी उन्होंने ऐसे कुछ कहा है कि इट हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड. ऐसा नहीं है कि वो सडनली आज बन के आया है, बट वो हमेशा से था, लेकिन अभी जो है इस मूवमेंट की वजह से उसको अचानक नाम मिल गया. अब हम आते हैं रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी पे. तो उसके 3 उन्होंने कंपोनेंट्स बोले हैं. पहला है द एक्टिव प्रोजेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन सेल्फ और माइंड, की ह्यूमन सेल्फ या फिर हमारा जो ह्यूमन सेल्फ या इंसान का जो खुद का माइंड है वो क्या अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करता है. डिस्ट्रस्ट ऑफ रीजन एंड इंडिविजुअलिज्म यानी इंडिविजुअल पे वो फोकस करता है. तो अब आपको याद है हमने प्लाटो और अरिस्टोटल के बारे में जो है पहला जो हमारा ब्लॉक 1 है उसमें पढ़ा था. तो प्लाटो ने क्या बोला था कि एक मिरर के समान है एक्सटर्नल रियलिटी, कि हम उसमें वही देखते हैं जो हमें एक्चुअली हो रहा होता है, बस हम उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं. वही अरिस्टोटल जो है उसने एक दूसरी एनालॉजी यूज़ की है, विच इज़ कि उसने जहाँ पे इंसान के दिमाग को एक वैक्स से कंपेयर किया है, कि वैक्स में तुम जैसे जैसे इंप्रेशन डालते जाओगे वैसे वैसे वो बनते जाएंगे. तो उसी को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करते हुए जो है ये रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात की है. उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि मिमेटिक व्यू में जो है मैन वाज इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज ए मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस, की सारी जो वैल्यू है वो पूरे हमारी सोसाइटी को एक साथ जा रही है, पर इंसान पर पर्सन को नहीं जा रही है. एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस था, लेकिन विथ रोमांटिसिज्म जो है हमने इंडिविजुअलिज्म पे ध्यान दिया है कि भाई इसकी नीड्स क्या है, ये क्या सोचता है अपने बारे में, इसकी क्या ज़रूरत है, उस पर फोकस किया है. The romantic theory of knowledge is a questioning of this world view. Human minds or self is not passive but active and projective. ये जो है ना ही सिर्फ मॉडिफाई करता है what it receives but it also creates it, right? वो उसको सेंस भी कर सकता है और वो उसको क्रिएट भी कर सकता है. वो सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने कि एक ही जगह, वो पैसिव नहीं है, राइट? वो एक्टिव है. Man is an individual and autonomous entity, a mysterious reservoir of boundless potential. ठीक है, it is not in the general which is most valuable but which is individual and particular. जो जनरल में ज़्यादा वैल्यूएबल है वो नहीं, लेकिन हम इंडिविजुअलिज्म और पर्टिकुलरिज्म पे ज़्यादा ध्यान देंगे. और इसीलिए ब्लेक ने क्या कहा है यहाँ पे कि टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट, टू पर्टिकुलराइज इज द लोन डिस्टिंक्शन ऑफ मेरिट. ये किसने कहा है? ब्लेक ने. और इसको आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आ चुका है एग्जाम में. ये रहा, टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट एंड टू पर्टिकुलराइज इज द लोन डिस्टिंक्शन ऑफ मेरिट. अब इसको आपको कमेंट करना है रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी पे. तो आपको पता होना चाहिए कि एपिस्टेमोलॉजी में हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी, इसके 3 कंपोनेंट्स क्या है, फिर उसकी क्या एनालॉजी है, अरिस्टोटल ने क्या कहा था, प्लाटो ने क्या कहा था, रोमांटिसिज्म किस पे ज़्यादा फोकस करता है. सो ये इसीलिए मैंने यहाँ मार्क किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लेक ने जो चीज़ें बोली है इट इज़ एक्चुअली क्वाइट एन ऑपोजिशन टू एक पुराने हिस्टोरियन जो उन्होंने कुछ और लिखा था. सो ये जो है हमारे पर्सन थे जिन्होंने लिखा था इनकी इस बुक में. इन्होंने क्या बोला है कि जो पोएट का काम है इट इज़ टू एग्जामिन, इंडिविजुअल को नहीं पर स्पीशीज को एग्जामिन करना है, और एज ए लार्ज वो क्या प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एज ए लार्ज वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको फोकस करना है. तो क्या होगा, अगर आपको एज ए लार्ज बिग पिक्चर देखना है तो आपको माइन्यूट डिटेल्स को जो है उसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, और इसीलिए उनको आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा. सो ये काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में है इसके, लाइक ये दोनों काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में है, बट ऑफकोर्स सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, और इनके पास शायद इतना टाइम भी था कि ये लोग अपने व्यूज़ को आराम से लिख के सब जगह पब्लिश करा लेते थे और पब्लिश हो भी जाते थे. लेट्स मूव टू द रोमांटिक थ्योरी ऑफ आर्ट. अभी मैं यहाँ से फास्ट करा रही हूँ और फिर मैं आपको शॉर्ट में नोट्स भी जो है पीपीटी में हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. और मैं आपको जैसे कि क्वेश्चंस भी बताते जा रही हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे आपको, तो आप चिंता मत करिए, हम सारा कुछ कवर कर लेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू द रोमांटिक थ्योरी ऑफ आर्ट. वो क्या करती है, इट रिजेक्ट्स द मिमेटिक कंक्लूजन दैट आर्ट इज इमिटेशन और एट बेस्ट इंटरप्रिटेशन. जो मिमेटिक यानी एकदम हमारा क्लासिकल वाला वर्जन नहीं था कि हाँ आर्ट तो एकदम ऐसे ही है कि बस कॉपी का कॉपी का कॉपी है, रिमेंबर राइट? Art is not imitation or interpretation. It is not the presentation of a basic universal norm or the denominator of a type, but creation in the most significant sense.
आर्ट इज नॉट कॉपीइंग बट ये क्रिएशन है। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनर मैन एंड इफ एट ऑल इट रिफ्लेक्ट्स एक्सटर्नल नेचर, इट इज एक्सटर्नल नेचर मॉडिफाइड बाय इमेजिनेशन। अगर ये नेचर को रिफ्लेक्ट कर भी रहा है तो वो क्या है, वो नेचर है जिसको कि हमने इमेजिनेशन से मॉडिफाई किया हुआ है। शेली जो है वो पोएट्री को डिफाइन करते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ना आप थोड़ा सा लिख लीजिए कहीं, तो आपको रोमांटिसिज्म पे कोई भी क्वेश्चन आया ना, मैं कहती हूँ चारों यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप ऐसे ये दो चार लाइनें ना कहीं कहीं बीच बीच में लिख के उसको हाईलाइट कर दीजिए या ब्लैक पेन से लिख दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, उनको लगेगा एग्जामिनर को, कह रहे वाह इसने तो बहुत पढ़ाई किया है कि मतलब कितना अच्छा इसने लिखा हुआ है। तो ये जैसे अगर आपने एक आंसर में 10 चीज़ें भी हाईलाइट कर दी ना, तो अब उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो सब कुछ पढ़ते बैठेंगे, पर ये 10 चीज़ें भी देख के उनको लगेगा कि यार हाँ, इस बच्चे को पता है कि क्या कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, तो आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाएँगे। ठीक है? तो शेली ने कैसे डिफाइन किया पोएट्री को? एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन की तरह। बायरन ने क्या कहा है कि पोएट्री जो है वो एक इमेजिनेशन का लावा है, राइट? जो कि कभी भी मतलब फूट जाता है, लेकिन वो क्या करता है, हमको भूकंप से भी बचाता है। तो अगर पोएट्री से थोड़ा-थोड़ा करके लावा निकलता रहेगा, तो धरती एकदम से फूटेगी नहीं, यानी आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहेंगे। अब हम आते हैं नीचे इमेजिनेशन के बारे में। एक्चुअली इमेजिनेशन वर्सेस फैंसी के बारे में काफ़ी बार शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, पर उसके बारे में हम अगली यूनिट में और डिटेल में देखेंगे। बट इस यूनिट में देख लेते हैं कि इमेजिनेशन क्या है। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये वर्ड जो है इमेजिनेशन, ये 16th सेंचुरी में भी था, लेकिन इट वाज यूज्ड एज अ मैकेनिकल सेंस में इसको यूज़ करते थे कि इमेजेस जो है, जो चित्र है वो हमारे माइंड में एक के बाद एक के बाद एक सक्सेशन में आते जाते हैं और वो उसी सेम ऑर्डर में आते हैं या फिर वो सेम टाइम फ्रेम के बाद आते जाते हैं, ठीक है? वो हमारी मेमोरी में रहते हैं और फिर उसके बाद में वो एक खुद ही नया एक इमेज, मतलब आप जैसे आपने एक पेड़ देखा, एक पौधा देखा, फिर आपने किसी कुत्ते को देखा, फिर आपने कोई कार देखी और सडनली आप इमेजिन करोगे कि अरे पेड़ के टकराने से कार क्रैश हो गई और नीचे कुत्ता बैठा हुआ था तो उसको थोड़ी चोट लग गई। सो देन क्या हुआ कि आपने अलग-अलग इमेजेस देखी थी और फिर आपने उसको मिला के एक नया इमेजिनेशन कुछ क्रिएट कर लिया। पर रोमांटिक्स जो है, उनका कहना था कि इमेजिनेशन ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। It does not merely reproduce external data but is active and productive in character, determinative and not determined। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें एक सिंथेटिक पावर होती है जिससे कि कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन सेंसेशन एंड थॉट। ठीक है, टू ब्रिज द गल्फ वी रिक्वायर व्हाट कॉलरिज कॉल्स द शेपिंग ऑफ इमेजिनेशन, द शेपिंग ऑफ इमेजिनेशन। क्योंकि अगर आपने पेड़ पौधा देखा और आप उसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक चीज़ हुई, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी इमेजिन करते हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, सोची नहीं होंगी, सोची तो होंगी मतलब अगर आप सोच रहे हैं अभी तो, बट जो कभी आपने देखी ही नहीं होंगी। कभी बच्चे नहीं कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं जैसे कोई जानवर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, तो कैसे हो जाता है ऐसा? क्योंकि इमेजिनेशन मैकेनिकल नहीं है, इट जस्ट डज़ नॉट जस्ट रिप्रोड्यूस बट जो है वो अपने आप में एक्टिव है, ठीक है? इट इज़ द शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। ब्लेक जो है वो और भी चीज़ें कहते हैं जैसे कि इमेजिनेशन इज नथिंग लेस देन गॉड ऑपरेटिंग इन ह्यूमन माइंड। ठीक है, ही रिजेक्ट्स प्लाटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज एज रिकलेक्शन एंड आर्ट एज इमिटेशन, बट प्लाटो वर्शिप द डॉटर्स ऑफ मेमोरी while ब्लेक्स म्यूजेस आर द डॉटर्स ऑफ इमेजिनेशन। कितनी अच्छी लाइन है, इसको आप एग्जाम में लिख के आएंगे, कितना अच्छा लगेगा इसको हाईलाइट कीजिए तो। प्लाटो जो है वो क्या करता था, ही वर्शिप्ड मेमोरी, डॉटर्स ऑफ मेमोरी, जबकि ब्लेक जो है वो किसको वर्शिप करता था, डॉटर्स ऑफ इमेजिनेशन। मुझे लगता है आप ये एमईजी 1 के आंसर में भी लिख के आ सकते हैं अगर आपको ब्लेक के बारे में कभी कुछ लिखना हुआ तो। ओके, हमने देखा कि प्लाटो क्या सोचते हैं, वर्ड्सवर्थ क्या सोचते हैं, ब्लेक क्या सोचते हैं। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ के हैं, ये कॉलरिज के हैं थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, ये शेली एंड कीट्स के हैं। इनको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, बट ये जो है इन सभी ने कैसे रोमांटिसिज्म को, इमेजिनेशन को समझाया है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर वर्ड्सवर्थ ने ही टिंटन एबी की बात की, जो कि एक बहुत ही अलग पोएम है इमेजिनेशन के बारे में। द ब्यूटी ऑफ द पोएम देयरफॉर लाइज नॉट इन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बट इन द पैशनेट एंड लविंग वे इन विच एक्सटर्नल वर्ल्ड इज परसीव्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है मोस्टली उन्होंने वही डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। इमेजिनेशन के बारे में एक और बात कही है कि इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म्स वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, इट आल्सो परफॉर्म्स अनदर फंक्शन व्हिच कॉलरिज ड्रॉज अटेंशन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट या यूनिट 3 है, तो हम उसमें पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस चाहिए, जैसे कि ये रही हमारी इंस्पिरेशन की, आप इसको रीड कर सकते हैं, ऑर्गेनिसिज्म की आप इसको रीड कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री वगैरह हैं, ये सब आप आराम से रीड कर सकते हैं इफ़ यू वुड लाइक टू। और कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि ओके मे बी यू कुड इफ़ यू वांटेड टू, बट उतना ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स नॉट ड्वेल इनटू इट एंड हम जो है सीधे यहाँ शुरू करते हैं
शॉर्ट नोट्स में से हमारे कि इस यूनिट में हमें क्या-क्या करना है। तो यूनिट 1 रोमांटिसिज़्म के बारे में है। इसमें हमें पता चलेगा रोमांटिसिज़्म के बारे में ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हम देख चुके हैं कि 1790s में आया था जर्मनी और ब्रिटेन में, राइट? क्विक समरी दे रही हूँ नोट्स के थ्रू, ओके? किसके बारे में था ये? फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ओरिजिनैलिटी के बारे में था। ऑगस्टिन पीरियड से लोग जो बहुत थक चुके थे मैकेनिकल चीज़ों के ऊपर, तो इसमें उनको इमोशन, इंस्पिरेशन, इंटेलेक्चुअलिज़्म यूज़ करने मिला, तो उन्होंने ये यूज़ किया, जहाँ पे लोग जो अपने आप को फ्री स्पिरिट्स की तरह देख रहे थे, ना कि ऐसे मैकेनिकल क्रिएटर की तरह। फिर इसके बारे में और छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं कि ये एक सिंगल यूनिफाइड मूवमेंट नहीं था, बट बहुत सारे वर्ज़न थे इसके जो अलग-अलग चीज़ों को स्ट्रेस करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ़ोकस था वो किस पे था? इमेजिनेशन, नेचर एंड अ न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग। इसके अलग-अलग डायमेंशन थे, जैसे कि पॉलिटिकल डायमेंशंस, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये एस्थेटिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता था, और एपिस्टेमोलॉजी भी हमने देखी थी कि मिमेटिक थ्योरी में क्या होता है। मिमेटिक थ्योरी जो हमारी क्लासिकल थ्योरी, यानी प्लेटो क्या सोचता है उसके बारे में। एंड उन्होंने क्या कहा है कि रोमांटिक माइंड इज एक्टिव, क्रिएटिव एंड इंडिविजुअल, शेपिंग रियलिटी रादर देन merely रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, राइट? वो उसको शेप करता है, इट इज एक्टिव, इट इज नॉट पैसिव। उसको क्रिटिक करता है ओवर रिलायंस ऑन रीजन को, लिमिटेशंस को जो हाईलाइट करते हैं रैशनैलिटी की उसको, और कि आप इंसानों के एक्सपीरियंस को समझने की जगह आप किसको क्या सोसाइटी को और वो क्या क्रिएट कर सकता है इस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उसको वो क्रिटिक करता है। कौन? रोमांटिसिज्म। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, रोमांटिक थ्योरी ऑफ आर्ट में क्या होता है कि आर्ट जो है वो सिर्फ इमिटेशन नहीं है, बट ये पूरा पूरा एक एक्सप्रेशन है ऑफ आर्टिस्ट इन अ वर्ल्ड शेप्ड बाय इमेजिनेशन। रोमांटिक पोएट्री में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। रोमांटिक पोएट्स बिलीव्ड दैट पोएट्री शुड एक्सप्रेस डीपर ट्रूथ्स अबाउट सेल्फ, नेचर एंड द वर्ल्ड। फिर ऑर्गेनिसिज्म की डेफिनेशन यहाँ पे भी दी हुई है, रीड कर सकते हैं आप। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जो है इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, यू नो इट वुड बी क्विक लाइक मे बी 5 मिनट्स। और हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो थ्योरी ऑफ आर्ट जो है आप बता सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो मैंने बोला ही आपको कि ये क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन तो हम वैसे ही देख चुके थे। इमेजिनेशन ट्रांसेंड्स रीजन। ट्रांसेंड का मीनिंग होता है टू गो बियॉन्ड रीजन। तो इमेजिनेशन जो है वो रीजन से बहुत आगे जा चुका है, लाइक आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। तो आप इसको डिस्कस कीजिए, क्योंकि रोमांटिक्स तो बोलते ही थे ना कि रीजन वगैरह एक लिमिट तक ही ठीक है, बट पोएट्री जो है इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ठीक है, एंड देन यू प्रेजेंट योर ओन इन योर ओन वर्ड्स कि रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, या फिर रोमांटिक थ्योरी ऑफ आर्ट, इसको डिस्कस कीजिए। अगेन हम ये सब जो है कवर कर चुके हैं। So let us move to the unit 2, that is Wordsworth's preface to lyrical ballad. अब lyrical ballad पे आते हैं। Let's see, let me move up here. Okay, Wordsworth's preface to the lyrical ballads. The lyrical ballad जो है कब बनाया गया था? फर्स्ट इशूड anonymously by Wordsworth and Coleridge in 1798। ठीक है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने साथ में मिलके लिखा था, एंड 1798 में anonymously ये प्रेजेंट पब्लिश हुआ था। ये दोनों जो एक्चुअल थे 1795 में मिले थे, एंड दोनों को मिलते ही से उनको ऐसा लगा कि हाँ यार ये दोस्ती जो है अपनी, ये एकदम हम ये शोले में जो वो नहीं था अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र, उस टाइप की इनकी दोस्ती हो गई थी। और इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 1798 में पब्लिश हुआ था, विद अ शॉर्ट फॉरवर्ड इन विच वर्ड्सवर्थ स्टेटेड वेरी ब्रीफली द मेन पॉइंट्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। फिर सेकंड जो है वो 1800 में पब्लिश हुआ था, सेकंड एडिशन। इसमें बहुत सारी नई पोएम्स भी थी और ये काफ़ी लंबा था। और फिर वापस 1802 में इसको रिवाइज किया गया था 1802 में, एंड इसमें कुछ सिग्निफिकेंट एडिशन किए गए थे, और उसके साथ ही इसको वापस पब्लिश किया गया था। So this is all about the definition of poet and the universality and value of poetry. तो आपको पता होना चाहिए उसके बैकग्राउंड के बारे में, right? Let's come to the definition of poetry. Okay, so उन्होंने क्या बोला है वर्ड्सवर्थ ने कि सारी जो पोएट्री है इट इज द ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जैसे पेड़ों में पत्ते आते हैं वैसे हमारे अंदर, इंसानों के अंदर फीलिंग्स आती हैं, और फिर यही फीलिंग्स जो है ये पोएट्री के रूप में बाहर आ जाती है। सबका अलग अलग तरीका होता है फीलिंग्स निकालने का भी, कोई लिख के निकाल लेता है, कोई मार के निकाल लेता है, कोई चिल्ला के निकाल लेता है, कोई नाच के निकाल लेता है ना। पर जो पोएट्स हैं वो उन फीलिंग्स को ऐसे पोएट्री के फॉर्म में निकाल सकते हैं, एंड दैट इज देयर सुपर पावर। पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। किसकी इमेज है वो? मैन की और नेचर की। इस पर जो है वो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं किसी पोएट के। पहला ये कि ही इज एक्सेप्शनली सेंसिटिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं, उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो। सेकेंडली कि ही इज अ मैन स्पीकिंग टू मेन।
ठीक है? वो एक आदमी है जो बहुत सारे आदमियों से बात कर रहा है। दिस इज़ टू से कि पोएट्री इज़ नॉट मियर सेल्फ इंडल्जेंस बट दैट अ पोएट इज़ अ सोशल बीइंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ़ मैं अपना दुःख नहीं गाया जा रही हूँ कि अरे मेरे जीवन में ऐसा हो गया, या मेरी खुशियाँ नहीं बाँट रही हूँ कि वाओ! मेरे साथ कितना अच्छा हुआ। बट मैं जो है पूरी सोसाइटी में दूसरों की भी हेल्प कर रही हूँ। And thirdly, the poet is endowed with extraordinarily strong imagination so that he is affected by absent things as if they were present. जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि अरे तुम्हारी BMW कार जल गई, तो आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू हैज़ इट, तो फिर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। बट अभी जस्ट अज्यूम करो कि तुम्हारी BMW कार जल गई। अब मैं जैसे आपको ये बोला, तो क्या आपको बुरा लगेगा? क्योंकि जिनके पास BMW कार नहीं है उनको बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो कभी प्रेजेंट ही नहीं थी वो जल भी गई तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो पोएट है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ें जो कभी प्रेजेंट थी ही नहीं, उनसे भी वो अपनी इमेजिनेशन की वजह से उतना ही स्ट्रांगली अफेक्ट होगा जैसे कि वो प्रेजेंट थी। ठीक है? 3 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए पोएट की कैरेक्टरिस्टिक्स के। अगर इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है आप ज़रूर इसको कवर कीजिएगा। लेट्स मूव डाउन। पोएटिक डिक्शन के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑफ पोएटिक डिक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। पोएटिक डिक्शन की बात करें तो इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ ने जो है थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के बारे में बात की है, जिसमें कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है जब से उसको एलैबोरेट किया गया था। सबसे पहली थीसिस जो है दैट इट वाज नेवर दैट इट हैज़ नेवर बीन क्वेश्चन्ड बट वर्ड्स Wordsworth is like a tongue twister for me now. But the main thesis has never been questioned. But Wordsworth's casual remarks around it and his practical application of the theory have been subjective to severe criticism. तो इसका जो criticism है वर्ड्सवर्थ पे, क्या criticism है वो हम एक बार चेक करते हैं, रीड करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि पोएटिक की स्टाइल जो है वो बहुत ऑर्गेनिक है, उसको तुम ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, ये एक क्रिएटिव लैंग्वेज है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि तुम रूल्स लिख दोगे और वैसे वैसे हम उसको फॉलो करेंगे। और ये भी वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट द ड्रेस ऑफ थॉट बट इट्स इनकारनेशन। अब इसके बारे में आप लोग जो है MEG 4 में सेकंड ईयर में ज़रूर पढ़ेंगे इसको। तो इसमें भी जस्ट एक ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि 2 तरीके के स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। पहला ये है कि आपने कोई चीज़ कैसे कही है, इससे वो चीज़ बदल जाती है। और दूसरा थॉट ये है कि आप चाहे कैसे भी कहो, लेकिन अगर उस चीज़ का मीनिंग तो वही रहेगा, चाहे आप कितना ही घुमा-फिरा के उसको बोल दो, ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि मुझे पानी पीने जाना है। अगर मैं ये कहती हूँ, अभी इसको मैं घुमा के भी कह सकती हूँ कि मुझे पानी पीने जाना है, ऐसा मैं कहती हूँ। तो अब दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो अलग-अलग है। पहला ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो अफ़ेक्ट करेगी व्हाटएवर आई एम सेइंग, और दूसरा थॉट है वो कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी क्योंकि जो मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल दिया है, बट अगर आप इसको बहुत डीप में स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हैं, उनका एक रीज़न है, रीज़निंग है, और एंड व्हाई दे बिलीव इन दैट थिंग, उसके पीछे रीजंस हैं। सो अब वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या कहते हैं, वो किसमें बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट द ड्रेस ऑफ थॉट बट इट्स इनकारनेशन, की लैंग्वेज जो है वो सिर्फ ड्रेस ऑफ थॉट नहीं है पर वो उसका पुनर्जन्म है। सो नो जनरल पोएटिक स्टाइल कैन बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल पोएट्स टू फॉलो। क्योंकि अगर कोई चीज़, मैंने कहा कि की टेबल पे चूहा बैठा है या चूहा टेबल के ऊपर बैठा है, जैसे मैं ये कहूँ कि दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, ये सेम नहीं रहेगी, ठीक है? सो ही इज फ्रॉम द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट। तो इसीलिए तुम जो है किसी भी एक पोएट को या किसी भी 4 पोएट को सेम थॉट प्रोसेस फ़ॉलो करने को नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल, जैसे हम सभी मिलके हो सकता है कि एक ही वीडियो देखें, लेकिन हम सभी जो है उससे कुछ अलग-अलग चीज़ें गेन करेंगे। हो सकता है मैं कुछ और चीज़ नोटिस करूँगी, आप कुछ और चीज़ नोटिस करोगे, एंड देन इफ वी ऑल हैव टू राइट अ समरी अबाउट दैट वीडियो, हम सब कुछ और लिखेंगे बिकॉज़ वी ऑल टूक समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट वीडियो, ठीक है? तो अब वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी पोएट को आप किसी भी ग्रुप ऑफ पोएट्स को आप ये नहीं कह सकते कि तुम स्पेसिफिक इसी स्टाइल को फॉलो करो, क्योंकि अगर वो उस स्टाइल को फॉलो कर भी रहे हैं तो भी सबका जो आउटपुट है वो बहुत डिफरेंट आएगा, और जब आउटपुट डिफरेंट है तो फिर जो पोएम है वो भी चेंज हो जाएगी, जो वो लिखना चाह रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज इज नॉट द ड्रेस ऑफ थॉट बट इट्स इनकारनेशन, उसका जन्म है वो। सो दिस वॉज वायलेटेड बाय दोज ऑफ हिज प्रेडिसर्स हु स्टक टू अ जनरल पोएटिक डिक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय नोन स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। जो इसके पहले वाले लोग थे वो लोग पोएटिक डिक्शन और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को बहुत फॉलो करते थे, फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत फॉलो करते थे, और वो उसी पे चिपके रहते थे कि हाँ ये मीटर एम्बिक मीटर में ही होना चाहिए, उसमें कुछ भी मैं चेंजेस नहीं करूंगा। दे वर नॉट क्रिएटिव, दे वर जस्ट फॉलोइंग रूल्स।
अब जो है वर्ड्सवर्थ वो ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। अच्छा, तो अभी तो आप बोल रहे थे कि लैंग्वेज जो है पोएम की वो सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए और ऐसे सब कुछ, और अभी वहीं वो क्या बोल रहे हैं कि लैंग्वेज जो है हमारी, जो इस वक्त की लैंग्वेज है वो कभी पोएट्री की लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो पोएट्री में आप हमेशा कुछ फैंसी चीज़ें यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ वो बोलते हैं कि ईज़ी लैंग्वेज होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए, कॉमन मैन की पोएट्री होनी चाहिए, पर फिर आप उसमें कठिन लैंग्वेजेज़ यूज़ कर रहे हो, कठिन शब्द यूज़ कर रहे हो, और भले ही आप कितना ही बोलो कि मैं तो रूल्स को फ़ॉलो नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली पोएम लिखने के लिए आप रूल्स फ़ॉलो कर रहे हो, बिकॉज़ नहीं तो वो पोएम कैसे हुई? आपने जो पोएम्स लिखी है, आप भले ही 10 बार बोलो कि मैं तो रूल्स फ़ॉलो नहीं करती, लेकिन जब मैं आपका वर्क देख रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि आप रूल्स फ़ॉलो कर रहे हो। तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना कि आप बोल कुछ रहे हो लेकिन आप फ़ॉलो कुछ और कर रहे हो। सो देन ड्राइडन जो है उन्होंने कहा था कि द बेस्ट लैंग्वेज इज दैट ऑफ द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दैट कैन नेवर बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। एंड ड्राइडन असर्टेड दैट द बेस्ट लैंग्वेज टू राइट पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ किंग्स एंड हिज कोर्टियर्स। तो लेकिन वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल और स्टैग्नेंट पोएटिक डिक्शन दोनों को ही जो है प्रैक्टिस से हटाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनकी खुद की पोएट्री में ऐसा हमें कम देखने मिल रहा था। अब वर्ड्सवर्थ के बारे में देख लिया, डिक्शन का। अब हम कॉलरेज के व्यू देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ डिक्शन क्या है, उनके व्यूज क्या है, क्योंकि उन्होंने साथ में ही लिखा था ना। तो हम देखते हैं कि कॉलरेज क्या कहते हैं ऑन द व्यूज ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑन थ्योरी ऑफ डिक्शन। तो अब कॉलरेज जो है उनके बहुत अच्छे दोस्त थे वर्ड्सवर्थ, ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्होंने साथ में ही ये सब लिखा है। तो उनके लिए वर्ड्सवर्थ जो थे, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज। वो शेक्सपियर की तरह तो नहीं मानते थे या फिर कीट्स के जितना हाई भी नहीं मानते थे, लेकिन मे बी शेक्सपियर और मिल्टन के बाद जो है थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट जो है वो वर्ड्सवर्थ को ही मानते थे। कि उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था यहाँ तक कि वर्ड्स जो हमारी ये वाली रोमांटिक एज है, इट विल बी द एज विच विल बी नोन बाय वर्ड्सवर्थ। उन्होंने यहाँ तक क्लेम कर दिया था, उतनी उतना वो ऊपर उनको मानते थे। लेकिन अब उन्होंने भी कुछ चीजें पॉइंट आउट की है। सो कॉलरेज ऑल्सो पॉइंट्स आउट द कॉन्ट्रडिक्शन विच एग्जिस्ट इन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। ऑन वन हैंड, Wordsworth would recommend for the poets to use the very language of the man, and on other hand insist on the principles of selection. वही मैंने कहा, दोगली बातें कर रहे हैं। Similarity on one hand he would similarly on one hand he would deny any essential difference between the language of poetry and that of prose। वहीं दूसरी तरफ वो क्या करेंगे, he would dilate on the utility of meter and the way it affects the use of language and poetry, right? जो मैंने कहा भाई कि एक तरफ तो आप ये बोलोगे, दूसरी तरफ आप उसको फॉलो नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा ना। कॉलरेज सेज दैट देयर इज नो डाउट दैट पोएट्री एंड प्रोज मेक यूज ऑफ द सेम वोकैबुलरी, बट द वे लैंग्वेज इज मैनिपुलेटेड एंड वर्ड्स ऑर्डर्ड इन पोएट्री मेक्स द लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। ये उन्होंने इधर पे लिखा हुआ है। फिर कॉलरिज कहते हैं कि मैं मीटर में लिखता हूँ बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, राइट? प्रोज यानी हमारे जो नॉर्मल पैराग्राफ जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये पोएट्री की तरह नहीं है ना, नॉर्मल पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मीटर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोज की लैंग्वेज नहीं यूज करने वाला हूँ। फिर कॉलरिज वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ डिक्शन वाज कॉन्ट्रडिक्टरी टू हिज ओन प्रैक्टिस। फार फ्रॉम बीइंग रिटन इन द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, Wordsworth's poetry is composed in a diction which is impassioned, lofty, and sustained. See, this means that he has in practice discarded his theory। वही बातें उन्होंने की लेकिन उन्होंने उसको follow नहीं किया। So even though you're suggesting it to other people, you are not following it. To the people, Wordsworth felt that he was responsible and attuned his calling as a poet to demand his responsibility। उन्होंने ये भी कहा है कि हर जो अच्छा पोएट है वो एक टीचर है, and I wish either to be considered a teacher or as nothing। Poetry, he thought, was one of the most potent weapons of refinement and regeneration for mankind। ये जो दो लाइन है ये भी आप नोट कर सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ का ये कहना, और फिर इसको डबल कोट्स लगा के इसको आप अच्छे से लिखेंगे, ब्लैक पेन से मार्क करके या हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, सो दैट वुड लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन योर टीचर, राइट? चलिए अब हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे कि क्या क्या है इस यूनिट में। तो यूनिट 2 जो है वो लिरिकल बैलेट्स के बारे में है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली ये अच्छा लगा। सो इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि 1798 में दोनों ने, किसने, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलके ये लिखा था। इसके बहुत सारे अलग अलग री एडिशंस हुए थे, लाइक 1800 में, फिर 1802 में। उन्होंने पोइट्री को डिफाइन किया कि कैसे वो स्पॉन्टेनियस है, वो इमोशंस के थ्रू आती है, और उसकी जो यूनिवर्सल अपील है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, राइट? ओवरऑल सब जगह।
पोएट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने चाहिए, उसमें इमेजिनेशन होनी चाहिए एंड ही हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन पे ना ध्यान देते हुए सोशल फंक्शन फॉलो करे। पोएट्री की वैल्यू क्या है वर्ड्सवर्थ के व्यू में, उन्होंने कैसे बताया कि जो एक पोएट है वो रीडर के हार्ट को टच करना चाहिए, जो पोएट्री है वो ह्यूमनाइज करनी चाहिए, सेंसिटाइज करनी चाहिए, राइट। और फिर पोएटिक डिक्शन के बारे में तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। या सो पोएटिक डिक्शन जो है, उन्होंने डिक्शन के बारे में क्या कहा था और फिर वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक डिक्शन है उस पे कॉलरिज ने क्या कहा था, ये सारे जो है हम यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है। कॉलरिज का जो क्रिटिक है वो, फिर वर्ड्सवर्थ का कल्चरल कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मास सोसाइटी। ठीक है, अब लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस कि स्पॉन्टेनिटी, इमोशन एंड पर्सनालिटी जो है उसमें वर्ड्सवर्थ की थ्योरी में क्या क्या यूज है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इमोशन और पर्सनल लेवल को उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यू किया है, बहुत ज़्यादा ऊपर रखा है उन्होंने। Okay, let's see the next question. Consider Wordsworth's preface to lyrical ballad as the manifest to romantic literature. तो प्रीफेस वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से सारे उन्होंने प्रीफेस में क्या क्या चीज़ें कही हैं वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। और फिर लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री में क्या डिफरेंस है वो आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे द विजडम ऑफ द हार्ट एंड द ग्रैंडर ऑफ द इमेजिनेशन, इस स्टेटमेंट को आप एग्जामिन कीजिए। तो वही कि आपका दिल इसे जो क्या निकल रहा है, आपकी इमेजिनेशन आपको कैसे उसको एग्जाम्पलीफाई करती है, कैसे उसको और बड़ा करके आप लिख सकते हैं, आपके दिल में जो भी उद्गार है आप कैसे निकाल सकते हैं वो आप उसको समझा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है ब्रीफली आउटलाइन वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। अगेन ये पहले वाला जो है आप इसको रीड करेंगे, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑल गुड पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अगेन मोस्टली मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत सारा जो है ना, आपको कम से कम अगर आप 3 पेज लिखने के मूड में हैं, 3 पेज इज आई थिंक कि इनफ है आपके लिए, बट 3 पेज अगर आप लिखने के मूड में, तो एक एक पेज में तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे कि रोमांटिसिज्म क्या होता है, कौन कौन से उसके स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, उसकी 3-4 डेफिनेशन आपको अलग अलग मिल जाएंगी, वो लिख दीजिए। फिर कैसे आया, क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर इन जिसके भी स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन आया कि कॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसका क्या योगदान था, वो किस चीज़ में बिलीव करता था, राइट। फिर उसके बाद जैसे अगर उन्होंने बोला कि हाँ अब आप लिरिकल बैलेट्स के बारे में लिखिए, तो फिर ये बुक क्यों लिखी गई थी, इसको किस किसने लिखा था, इसके कौन कौन से एडिशंस आए, फिर किस चीज़ के बारे में बात हुई है। सो मेनली प्रीफेस के बारे में, क्योंकि हम भी प्रीफेस ही पढ़ रहे हैं ना, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पढ़ रहे हैं, जो हमने पूरा पढ़ा वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स ही है। तो क्यों उन्होंने लिखा, क्या ज़रूरत थी, क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी, क्या उसके क्रिटिक थे, ये सब आप कवर करेंगे ना, तो आपको ऑलरेडी जो है आपके आंसर्स यहाँ पे मोस्टली कवर हो जाएंगे। Okay, with this I will come to unit 3 which is called its Biographia Literaria. Okay, so अब इधर आते हैं Biographia Literaria पे. This is also an interesting unit. Biographia Literaria was written by its author as literary autobiography. Autobiography पता है ना, बायोग्राफी मतलब किसी इंसान के जीवन पे जब हम कहानी लिखते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम जी के जीवन पर अगर हमने एक किताब लिखी तो वो क्या हो जाएगी, बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होगा, अगर अब्दुल कलाम जी ने खुद ही वो किताब लिखी, ऑटो यानी खुद ना, ऑटोमेटिक हम जो खुद करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। सो होनी तो ये लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी चाहिए थी, लेकिन ये किसके बारे में हो गया, ये किसका डिस्कशन हो गया, कांट जो कि एक जर्मन हमारे पोएट थे, स्किलिंग एंड कॉलरिज का पर्सपेक्टिव ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री। ठीक है, तो बायोग्राफी लिटरेरिया के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, कब क्यों कैसे लिखा गया था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये शॉर्ट नोट्स में भी काफ़ी बार आ जाता है, कभी कभी पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। सो फैंसी एंड इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। अब पहले हम बिल्कुल हिंदी में सिंपल भाषा में समझते हैं कि फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, सो फैंसी जो है वो 18th सेंचुरी का व्यू ऑफ इमेजिनेशन था, जिसको कि हम बोलते थे कि बहुत मैकेनिकल है एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन से वो डिटरमाइन करते थे। ठीक है, लेकिन इमेजिनेशन जो है वो क्या है, वो एक्चुअली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है। फैंसी मतलब आप सिर्फ ऐसे ही बैठ के इमेजिन कर रहे हैं, हाँ ठीक है फिर मैं ऐसा कर लूँगा, फिर वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट्स लाइक टाइम पास जो होता है ना वैसा। लेकिन इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन है कि आप कुछ इमेजिन, आप ऐसे इमेजिन करो कि हाँ लोगों के जीवन में दर्द है, चलो अब मैं इसके थ्रू ये दर्द को मैं महसूस करता हूँ और मैं इसको इन पन्नों पे निकालता हूँ और मैं शब्दों के थ्रू जो है उसको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो क्या हो गया, इमेजिनेशन। ठीक है, फैंसी और इमेजिनेशन को एकदम आसानी से हम, मैंने बोला था यहाँ हम समझते हैं कि कॉलरिज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फैंसी विच इज अ मैकेनिकल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, मैकेनिकल है और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, एंड इमेजिनेशन क्या है, एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। ओके,
सो फैंसी को एकदम नीचे रखा है कि मैकेनिकल प्रोसेस है। इमेजिनेशन क्या है? क्रिएटिव पावर है जो एकदम ट्रांसफॉर्म कर देती है। फैंसी इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन विथ नो पावर टू मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म इट्स मटेरियल। फैंसी कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है। वह इमेजिनेशन जो है उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होते हैं, और ऐसा नहीं है कि फैंसी का पोएट्री में कोई भी यूज़ नहीं है। ऑफकोर्स उसका यूज़ है, लेकिन इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वहीं फैंसी का जो है बहुत थोड़ा सा योगदान है उसमें। इमेजिनेशन को दो तरीके में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरा है सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी क्या है? अ यूनिवर्सल पैसिव फैकल्टी दैट इनेबल्स परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग जो आप में इनेबल करता है वो प्राइमरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर राइटिंग पोएट्रीज और डूइंग एनी अदर क्रिएटिव वर्क। इट इज अ क्रिएटिव एक्टिव फोर्स दैट रीशेप्स एंड यूनिफाइज द मटेरियल ऑफ एक्सपीरियंस इनटू न्यू आर्टिस्टिक फॉर्म्स। वो क्या करता है? रीशेप करता है एंड यूनिफाई करता है वो सारा एक्सपीरियंस आर्टिस्टिक फॉर्म में। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ देखा है, सीखा है, झेला है, उस सबको वो क्या करेगा? एक आर्टिस्टिक फॉर्म में क्रिएट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, एंड दैट इज योर सेकेंडरी इमेजिनेशन। इसमें जो चीज़ें मैंने हाइलाइट की इनको आप अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए लिखना है, तो इतना छोटा सा तो नहीं लिखेंगे, है ना? आप चाहें तो एक छोटा सा टेबल भी बना के उसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये इसमें ये होता है, इसमें जैसे कि ये मैकेनिकल है, ये आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, ये जो है ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है फैंसी, बट जो हमारा इमेजिनेशन है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फैंसी के कोई टाइप्स नहीं होते, वहीं जो इमेजिनेशन है उसके 2 टाइप्स होते हैं। फैंसी का रोल है पोएट्री में, बट उतना ज़्यादा नहीं है, वहीं इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। एंड ऑल्सो यू कुड टेक मे बी अ कपल ऑफ डेफिनेशंस इन सब में से। ओके, एंड उसको आप जो है 50-50 करके दोनों साइड में टेबल बना के लिख सकते हैं। आपका एक पेज तो उसी में भर जाएगा, एंड ऑल्सो जो आपका एग्जामिनर है वो भी बोलेगा कि अरे वाह, मुझे तो आंसर चाहिए था, एक ही पेज में सारा आंसर इधर मिल गया, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज देन द एग्जामिनर नोज की आपको पता है आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, अब आते हैं हम कॉलरिज व्यू ऑफ द पोएट्री एंड द पोएट। ठीक है, पोएट्री और पोएट के बारे में उनका क्या व्यू है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन पोएट्री एंड पोएम के बारे में उससे शुरुआत की उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज अ टर्म ऑफ वाइडर कनोटेशन विच ही यूजेस टू कवर मोस्ट फॉर्म्स ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर एंड अदर फाइन आर्ट्स whose immediate purpose is to impart pleasure through the medium of beauty। सारी जो आर्ट है, कोई भी आर्ट ले लो, आप ड्रामा ले लो, नॉवल ले लो, आप पोएट्री ले लो, स्टोरीज ले लो, शॉर्ट स्टोरीज ले लो, डांस ले लो, कुछ भी ले लो, सिंगिंग ले लो, ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट, कुछ भी ले लो, उन सभी का इमीडिएट पर्पस क्या होता है? इट इज टू इम्पार्ट प्लेजर थ्रू द मीडियम ऑफ ब्यूटी। कि सुंदरता के थ्रू जो है वो आप में प्लेजर जगाना चाहते हैं। डिस्क्राइब किया कि पोएट्री ऑफ द ईयर क्या हुआ? म्यूजिक हो गया। फिर पोएट्री ऑफ द आई को उन्होंने मल्टीपल सेक्शंस में बांटा है, पर फिर उसको लास्ट में बांटा है ग्राफिक पोएट्री या पेंटिंग के रूप में। पोएट्री ऑफ लैंग्वेज वुड इंक्लूड अनराइम्ड इमेजिनेटिव राइटिंग। सो ये सब क्या है? ये सब पोएट्री है, यानी पेंटिंग भी जो है वो क्या है? पोएट्री या फिर आर्ट है आपकी। अब ये जर्मन एंगल वगैरह जो है आप इसको रीड कीजिएगा आराम से, बट इसके साथ ही जो है मेरा बायोग्राफी लिटरेरिया वाला जो पार्ट है मैंने यहाँ से ख़त्म किया है। लेट्स कम कॉलेज का व्यू क्या है पोएट को लेके, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, सो लेट्स डू इट फ्रॉम हियर कि इट इम्पार्ट्स ब्यूटी एंड इमोशंस। ओके, अ पोएम प्रॉपर इज अ कॉम्पोजिशन दैट प्रोवाइड्स प्लेजर थ्रू द होल विथ ऑल पार्ट्स वर्किंग टुगेदर हार्मोनियसली। जो पोएट है वो पूरी सोल, पूरी एक्टिविटी में लगा देता है विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जर्मन एंगल जो है इसको क्विकली यहाँ से देखते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी मैं, बट कॉलेज का आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जर्मन फिलोसफी से, स्पेशली कैंट, स्केलिंग एंड स्लेगल्स। मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट मैंने जर्मन नहीं सीखा है, but I'm hoping that's how they pronounce it. So he integrates concept like unity of experience and symbolic nature of the imagination, and also जो है वो reason और understanding के बीच में जो differences है वो कैंट के थ्रू लेके आते हैं। और जो है उन्होंने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को भी कंपेयर किया है एज अ क्रिटिक, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का जो ये कंपैरिजन है वो इधर पे है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है फैंसी और इमेजिनेशन, जैसे मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन उसकी थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, उसमें आपको फैंसी लाना ही पड़ेगा। इमेजिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है तो भी फैंसी आएगा ही। ओके, सो 3 क्वेश्चंस तो वही हो गए फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में। सिर्फ एक क्वेश्चन दूसरा आया है जो कि है शेली और कॉलरिज को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें शेली के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कॉलरिज के बारे में पढ़ के नहीं चलेगा। सो विच ब्रिंग्स अस टू अवर नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट विच इज पीबी शेली अ डिफायंस ऑफ पोएट्री। आ जाए शुरू करें। ये यूनिट भी काफ़ी छोटू सी है। कितने पेज की थी ये यूनिट? 6 पेज की यूनिट है, ये रहा इधर 6 पेज की यूनिट है, वेरी
क्यूट आई वुड से। सो अब पीबी शैली के बारे में आते हैं। इनकी कुछ पोएट्री हमने ऑल्सो एमईजी वन ब्रिटिश पोएट्री में पढ़ी हुई है। आई अपोलॉजीज, मैंने पहले डिफायंस बोला था क्या, सी इधर इग्नू की बुक में डिफायंस लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी डिफायंस ही बोला, मुझे लगा शायद होगा डिफाइन। ओके एनीवे, या सो इग्नू की बुक में गलत लिखा है, आई एम सॉरी, माय अपॉलजीज, बट इट इज़, मैंने गूगल किया एंड इट इज़ एक्चुअली डिफेंस ऑफ पोएट्री, नॉट डिफायंस। तो आप एग्जाम में जो है डिफेंस ही लिख के आना, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। अब इन्होंने जो है इसे शुरू करते हैं कि डिफेंस ऑफ पोएट्री क्यों लिखा गया था। सो इट वाज एक्चुअली अ रिप्लाई टू द अटैक मेड बाय हिज कॉन्टेम्परेरी थॉमस लव पीकॉक। ठीक है, तो थॉमस लव पीकॉक जो थे उन्होंने कुछ लिखा था जिस जो कि शैली को लगा कि ये मुझ पे एक तरीके का अटैक है, या फिर जो मैं बिलीव करता हूँ उस पे एक तरीके का अटैक है, एंड इसीलिए जो है उन्होंने उसका जवाब देने के लिए अ डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था। देखने के लिए हमें थोड़ा बहुत क्या पता होना चाहिए, सिडनी के बारे में पता होना चाहिए, प्लाटो के क्या व्यूज थे वो हमें पता होने चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि थॉमस लव पीकॉक ने किस चीज़ के बारे में लिखा। तो प्लाटो के बारे में तो हमने अभी ब्लॉग वन में ही पढ़ा था, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि प्लाटो को क्या लगता था कि पोएट्री क्या है, एन इमेज ऑफ एन इमेज। अगर आपने वो ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक यहाँ नीचे शेयर करूँगी, ज़रूर। 1 घंटे का वीडियो है, शायद 1 घंटे से भी कम का ही है, बट उसमें जो है आपका पूरा ब्लॉग विथ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ जो है पूरा कवर हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। सो प्लाटो का हमें पता है कि व्हाट ही कंसिडर्ड, ही थॉट कि पोएट्री या कोई भी तरीके का जो आर्ट है, इट इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी विच मेक्स इट वेरी बैड। और जो भी आर्ट है इट वीकन्स रीजन एंड सेल्फ कंट्रोल, और इसीलिए हमें हर तरीके के आर्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान के इमोशंस को उसके सबसे लोएस्ट सेल्फ तक ले जाता है, जिससे कि वो जिस भी लेवल पे हो उससे बहुत नीचे गिर जाएगा। सिडनी का आर्ग्यूमेंट क्या था कि पोएट इज ए मेकर। ठीक है, प्लाटो का आर्ग्यूमेंट हमने देख लिया, प्लाटो क्या सोचता है। सिडनी के बारे में देखते हैं। सिडनी सेड दैट पोएट इज अ मेकर, ही डज नॉट इमिटेट और एक्सप्रेस और डिस्कस थिंग्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ही इन्वेंट्स न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को इन्वेंट करता है। द वर्ल्ड इन्वेंटेड और क्रिएटेड बाय द पोएट इज अ बेटर वर्ल्ड दैन द रियल वन। ये एक लेवल और आ गई है कि हाँ हम तो और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। It is not the mere exercise of imagination, but it justifies that the poet's exercise of his imagination is to create a better world. कि मैं अपने मन में जो है एक और अच्छा, अगर मैं एक पोएट हूँ तो मैं एक और अच्छी दुनिया ऐसी क्रिएट कर लूँगी जो अभी की दुनिया से भी ज़्यादा बेहतर है। विच आई गेट द पॉइंट ऑफ इट कि इमेजिनेशन में तो मैं एक परफेक्ट वाले यूटोपियन सोसाइटी जो है मैं क्रिएट कर सकती हूँ, बट आई फील पर्सनली, अब मेरा क्रिटिक भी ले लो कि अल्टीमेटली हम रह तो नहीं रहे ना उस सोसाइटी में जो परफेक्ट है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ सब खुश है, जहाँ सबके पास इनफ पैसे हैं, जहाँ कोई बीमार नहीं है, जहाँ कोई मर नहीं रहा है। तो हम रह तो नहीं रहे हैं ना उस सोसाइटी में, भले ही हम इमेजिन कितना भी कर लें। तो ठीक है, अब आपको मिला शैली का, प्लाटो का, सिडनी का, और मेरा क्रिटिक भी आपने ले लिया है। ओके, लेट्स कम बैक टू सिडनी। द इमेजिनेशन डज नॉट गिव अस एन इंसाइट इनटू रियलिटी, लेकिन एक अल्टरनेटिव रियलिटी, एक सुपीरियर वाली जो रियलिटी है वो हमें वो दे रहे हैं। सिडनी जो है वो ये भी कहते हैं कि पोएट्री जो है वो सुपीरियर है, एक बहुत अच्छी मॉरल टीचर है, एंड इनफैक्ट इट इज़ बेटर देन फिलोसफी और हिस्ट्री, बिकॉज ये सिर्फ प्रोपोजिशंस पे डील नहीं करती जैसे कि फिलोसफी करती है, लेकिन ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स पे डील करती है, और जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं वो ज़्यादा कन्विंसिंग हैं देन एनीथिंग फाउंड इन हिस्ट्री। Thus, the poet not only exceeds the philosophers in his ability to create the perfect example, but also in his ability to move the reader to follow that example. कि मैं सिर्फ जो है उसको भाषणबाजी नहीं कर रही हूँ, बट मैं उसको परफेक्ट एग्जाम्पल भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ परफेक्ट कि हाँ ऐसा ऐसा परफेक्ट ऐसे ही होता है कि हाँ गांधी जी ने बोला कि किसी ने चाटा मारा तो मैंने दूसरा गल आगे कर दिया। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ या मैं सिर्फ एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, बट आई विल ऑल्सो मूव यू सो मच। मैं इतने अच्छे से उसको पोएटिक वे में लिखूंगी कि आपका मन करेगा कि हाँ यार मैं भी इस एग्जाम्पल को फॉलो कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये किसके आर्ग्यूमेंट है? ये सिडनी के आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि अब ये पोएट है तो इन महाशय ने कहा कि हाँ भाई सबसे ऊपर तो हम ही हैं, हम बेस्ट वर्ल्ड बना रहे हैं, सारी फिलोसफर्स भी हिस्टोरियन सबसे ऊपर हम ही हैं यहाँ पे। So, although I do love poetry and everything, but let's move on. These were people who were 1800s, so बड़ी बड़ी बात उन्होंने लिखी है। Let's come to Shelley's close friend and noted novelist Thomas Love Peacock. जैसे कि हम जानते हैं कि थॉमस लव पीकॉक ने जो लिखा था 1785 से 1786 के 1866 के बीच में, उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका टाइटल था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। ये एक सिंगल इशू में आया था, लिटरेरी मिसलेनी करके एक मैगजीन वगैरह उस वक्त जो अपीयर होती थी उसमें ये आया था।
इसमें जो है उन्होंने कहा था कि पोएट्री जो है वो 4 स्टेजेस के थ्रू निकलती है, व्हिच इज़ कंपैरेबल टू द 4 एजेस ऑफ मैन। अब पहली एज क्या है? इट इज़ द एज ऑफ आयरन इन व्हिच एवरीथिंग इज़ क्रूडेड एंड अनट्यूटोred एंड रोमांसेस। उसके बाद आती है पीरियड ऑफ इन्फेंसी, जिसमें कि है, जिसे हम कहते हैं ऑल्सो द एज ऑफ गोल्ड, राइट? जिसमें कि नेचुरल जीनियस इज फुल ब्लोन, जिसमें कि उन्होंने कंसिडर किए हैं पीरियड ऑफ एपिक एंड ट्रैजिक फॉर्म्स ऑफ 5th सेंचुरी एथेंस एंड रेनेसांस यूरोप। फिर आती है यूथ एज या फिर सिल्वर एज, जिसमें कि लग्जूरियंट ग्रोथ होती है ऑफ इमेजिनेशन एंड दिस इज प्रूवन थ्रू रूल्स, जिसको कि उन्होंने बोला है वर्जिल, लुक्रेशियस एंड ड्राइडन एंड पोप की एज को उन्होंने इससे कंपेयर किया है, यानी मिडिल एज से कंपेयर किया है। और लास्ट उन्होंने बोला है कि एज ऑफ ब्रॉन्ज इन विच पोएट्री रिटर्न्स टू एन आर्टिफिशियल सिंप्लिसिटी या फिर अ सेकंड चाइल्डहुड ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज, जिसको कि उन्होंने कहा है कि द डिक्लाइनिंग क्लासिकल पीरियड, द एज ऑफ वर्थवर्थ, स्कॉट, बायरन एंड अदर्स, यानी उन्होंने इनकी ही एज को ऐसा निकाल दिया कि अरे ये तो रिपिटेशन की एज है, वापस जो पहले हो चुका था ये उसी की एज है। अब ये पूरा जो ऐसे था उससे जो है शेली ही वाज अ बिट अपसेट, उनके व्यूज को ये फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा, ही रोट द ब्रिलियंट ट्रीटसी अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था। सो अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको पूरी हिस्ट्री पता है और किस किस लोगों से ये इंस्पायर्ड था आपको वो सब पता है। अब इसमें जो है उन्होंने इमेजिनेशन एंड आइडियल ऑर्डर की बात की है। लेट्स गो थ्रू इट। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री स्टार्ट्स विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन रीजन, द एनालिटिक ऑपरेशन एंड ह्यूमन माइंड, एंड इमेजिनेशन, द सिंथेटिक प्रोसेस। रीजन और इमेजिनेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं। पोएट्री को कैसे डिफाइन किया उन्होंने कहा है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। Poets are not only authors of the language but also the institutors of law, organizers of civil society, founders of religious, inventors of आर्ट्स ऑफ लाइफ। जब तक कि वो हमारे अप्रॉक्सीमेट एरिया में हैं, हम एक आइडियल ऑर्डर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कल्चर, फिलोसफी, जितने भी फॉर्म्स ऑफ सिविल लाइफ है, ये सभी पोएटिकल फैकल्टी के थ्रू बाहर निकलते हैं। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन में कुछ भी योगदान दिया है वो सभी पोएट्स हैं। तो कुछ भी जो अगर आर्किटेक्ट भी है, किसी ने पेंटिंग भी की है, कोई म्यूजिक किसी भी तरीके से उन्होंने अगर हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाया है तो वो सभी पोएट हैं। एंड ऑन द सेम साइड उन्होंने ये भी कहा है कि दोज हु आर नॉट गिफ्टेड विथ पोएटिकल और क्रिएटिव फैकल्टी, दे हैव नीदर मेड nor can they ever make any contribution to the human civilization. Let's come to poetry and radical moral transformation, the question of value. तो पोएट्री के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि इट इज प्लेजर बट प्लेजर ऑफ अ हायर एंड नोबलर काइंड। प्लेजर है वो एनिमल वाला प्लेजर नहीं है जिसे जानवरों को मिलता है, बट इट इज ऑफ अ हायर एंड नोबलर काइंड। उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें बोली हैं पोएट्री के लिए। पोएट्री अलोन कैन रेस्क्यू मॉडर्न सिविलाइजेशन फ्रॉम डूम, अगेन शैली का कहना था। इसको भी आप हाईलाइट करके अच्छे से लिख सकते हैं। And then Shelley would have it that poetry has its origin inspiration, yet he lays equal emphasis on the need for unity and organization in poetry. It is not a mere letting loose chaotic emotion, बस ऐसे ही सारे इमोशंस बाहर नहीं निकालने हैं। इनफैक्ट शेली कॉलरिज जो है वो वैल्यू ऑफ मीटर, वर्सिफिकेशन एंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिसिप्लिन जो है, जो कि एक पोएम को बनाते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर सेम जो है दूसरे रोमांटिक क्रिटिक्स की तरह उन्होंने जो है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पोएट एंड पोएट्री रखा है कि पोएट इज पोएट्री एंड पोएट्री इज द पोएट, उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। विद दैट लेट्स कम टू द क्विक नोट्स विच आई हैव मेड। सो इस यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके इंट्रोडक्शन क्या है। हम जानते हैं कि थॉमस लव पीकॉक के कारण, ऐसे के कारण जो है उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था पूरा। उसमें इमेजिनेशन का ऑर्डर क्या है, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था, राइट, इसको आप रीड कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, पहला वाला क्या था, कंपेयर द थ्योरीज ऑफ इमेजिनेशन एज प्रेजेंटेड बाय शेली एंड कॉलरिज। तो अब हमने दोनों के इमेजिनेशन वाला जो है हमने रीड कर लिया है कि कैसे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप ये आंसर कवर कर सकते हैं। शेली एज अ रोमांटिक क्रिटिक भी आप कवर कर सकते हैं, हमने अभी जस्ट देखा है। व्हाट रोल्स डज शेली असाइन टू पोएट्स इन 19th सेंचुरी, अभी हमने डिस्कस किया था कि हर कोई जिसने भी हमारी सिविलाइजेशन को बनने के लिए कुछ भी किसी भी तरीके का योगदान दिया है वो सभी पोएट है। बी इट पेंटर्स, राइटर्स, आर्किटेक्ट्स, कोई भी हो, वो सब क्या है, पोएट्स हैं। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, जिसमें कि वो इमेजिनेटिव पावर नहीं है वो किसी भी तरीके का योगदान हमारी सोसाइटी में, हमारी सिविलाइजेशन में नहीं दे सकता है। एंड लास्टली जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन एस टी कॉलरिज व्यू, सॉरी
माय बैड, ये जो है ये एसटी कॉलेज वाले इसमें होना चाहिए था, नॉट इन दिस वन। सो यस, आप इसको वहाँ शिफ्ट कर लीजिएगा। ओके, विद दिस लेट्स, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद यू। हर यूनिट के बाद हमने डिस्कस किए हैं, बट दीज आर ऑल टुगेदर इस पेज में और इस पेज में। एंड आई होप कि ये 20 क्वेश्चन जो है, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ब्लॉक 3 से जो भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक आपको आराम से 18 में से 15 मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं, अगर आप ये सब कुछ कवर करते हैं तो। एंड अगर आपको स्टिल कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर एंजॉयिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।